हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये पीवीएमके यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 जिनका सेशन 23 से 27 से उनका पॉलिटिकल साइंस मेजर का क्वेश्चन है। ठीक है, मेजर पेपर 2 का। इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ करा दिया गया है इस चैनल पर, उसके लिए जो प्लेलिस्ट बना दिए। ठीक है, अलग से उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आज का ये जो क्वेश्चन है, दलीय व्यवस्था या फिर प्रणाली, दलीय व्यवस्था या फिर दलीय प्रणाली का अर्थ और इसके प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 6 से 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया जाएगा। आज ही सारा आपका जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और अपना आपका जो माइनर पेपर है उसका कमेंट करें ताकि उसका भी तैयारी कराया जा सके। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि दलीय व्यवस्था या फिर दलीय प्रणाली का अर्थ और इसके प्रकारों का वर्णन करें। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम चल रहा है उसका सारा तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। और 1 से लेकर 8 तक का सभी सब्जेक्ट का तैयारी भी इस चैनल पर कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए समझते हैं सबसे पहले दलीय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। दलीय व्यवस्था, तो दलीय व्यवस्था का अर्थ है राजनीतिक दलों का ढांचा। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि जो दलीय व्यवस्था है उसका अर्थ है कि राजनीतिक दलों का वह ढांचा या संगठन जो किसी देश की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। किसी देश में जो प्रमुख भूमिका निभाता है वैसा संगठन या फिर वैसा ढांचा। ठीक है, जो क्या करता है कि किसी भी राजनीतिक प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, राजनीति में उसे वो क्या बोलते हैं, तो दलीय व्यवस्था बोलते हैं। फिर आगे लिखा है कि राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह होते हैं जो समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पर लाकर सत्ता प्राप्त करने और देश के शासन को चलाने के उद्देश्य से काम करते हैं। दलीय व्यवस्था किसी देश की राजनीति की कार्यशैली और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्या है कि दलीय व्यवस्था जो किसी देश की राजनीतिक की कार्यशैली और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आगे लिखा है कि दलीय व्यवस्था का स्वरूप और प्रकार किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दलीय व्यवस्था से तात्पर्य है कि किसी देश की राजनीति में राजनीतिक दलों की संख्या और उनके आपसी संबंध या इस बात पर निर्भर करती है कि, उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे। इससे पहले आप लोग यहाँ पर जो लिखा है उसका मतलब समझ लीजिए। दलीय व्यवस्था का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई देश है जहाँ पर चुनाव होता है, जहाँ पर राजनीति में कोई भी एक दल होता है। ठीक है, मतलब कोई भी आपका चुनाव चिन्ह हो गया या फिर कोई पार्टी हो गया, तो वो जो है राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है देश को चलाने में। तो वही इसी का बात हो रहा है कि ये जो दल होता है वो किसी भी प्रकार के मतलब देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ऐतिहासिक परिस्थितियों पर यह निर्भर करता है। ठीक है, इसका जो स्वरूप है दल का, तो दल का यहाँ पर मतलब हो रहा है पार्टी से। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है कि कितने राजनीतिक दल देश से सक्रिय है। क्या बताया जा रहा है, अभी हमने पढ़ा कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि कितने राजनीतिक दल देश में सक्रिय हैं। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, तो जितने भी पार्टी देश में सक्रिय है इस पर निर्भर करेगा। फिर दूसरा है कि क्या एक दल का वर्चस्व है या कई दलों के बीच प्रतिस्पर्धा है। फिर बोला जा रहा है कि सिर्फ किसी एक ही पार्टी या दल का वर्चस्व है, बाहुबल है, ताकत है, या फिर कई दलों के बीच प्रतिस्पर्धा या फिर कई दलों के बीच, पार्टी के बीच कंपटीशन है। फिर तीसरा जो इसमें है कि शासन चलाने के लिए दलों का क्या ढांचा है, शासन चलाने के लिए क्या स्ट्रक्चर है उनके पास, इसके बारे में यही सब बात से इसका संबंध पता चलता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे दलीय व्यवस्था के महत्व। अब दलीय व्यवस्था को हमने समझा कि दलीय व्यवस्था क्या होता है, उसके बाद इसके महत्व को समझेंगे। तो इसमें लिखा है कि जनमत को संगठित करना, जनमत को संगठित करना। दूसरा है सरकार बनाने और नीतियाँ बनाने में योगदान देना। तीसरा है जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य। और चौथा है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। जनता और सरकार के बीच क्या करता है, सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है, ताकि जनता का आवाज़ जो वो सरकार तक पहुंचाया जा सके। फिर लोकतंत्र को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना मतलब ताकत देना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ से दलीय व्यवस्था के प्रकार। दलीय व्यवस्था को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। ये दलीय व्यवस्था जो है उसको मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आपका हो गया एक दलीय व्यवस्था, फिर दूसरा हो गया आपका द्विदलीय व्यवस्था, और तीसरा हो गया बहुसंख्या दलीय व्यवस्था। ठीक है, तो तीनों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे सबको। तो ये जो एक दलीय व्यवस्था है इसमें क्या होता है कि इस व्यवस्था में केवल एक ही राजनीतिक दल का वर्चस्व होता है और विपक्षी दलों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सत्ता और शासन एक ही दल के हाथ में होता है। ये जो एक दलीय व्यवस्था है इसमें क्या होता है कि दूसरा कोई दल नहीं होता है, विपक्षी दल इसमें नहीं होता है। जो भी दल होता है वो सिर्फ अकेले देश में होता है
और वही शासन करता है, वही सब जनता को देखता है, सारा बात को चलाता है, सारा कुछ वही करता है। इसमें जो विशेषता है उसमें क्या है कि सत्ता का केंद्रीकरण है। इसमें जो देश का जो शक्ति है, जो पावर है, वो सिर्फ एक संस्था या फिर एक दल के पास होता है। क्या लिखा है कि सत्ता का केंद्रीकरण, सब कुछ जो ताकत है वो सिर्फ एक ही दल के पास रहेगा। फिर दूसरा जो विपक्षी दलों पर प्रतिबंध, दूसरा कोई भी दल खड़ा नहीं हो सकता एक पार्टी के बाद, ठीक है। मतलब पहले पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पार्टी बनता है तो वो गुनाह के रूप में देखा जाएगा और दूसरा पार्टी नहीं बन सकता। तो वही लिखा है कि विपक्षी दलों पर प्रतिबंध। और तीसरा है स्थिर सरकार और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है। स्थिर सरकार होता है, स्टेबल सरकार है, स्टेबल गवर्नमेंट, और उसके बाद भी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया वो तेज होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है बिल को पास नहीं कराना पड़ता है। संसद में आपको बिल को पास नहीं कराना पड़ता है, सीधा कोई भी कानून आता है या फिर कोई भी चीज़ का कागज लाता है, कोई भी समय चीज़ का बिल पास कराने का रहता है, तो वहाँ पर दूसरे सांसद से या फिर दूसरे दल से पूछना नहीं पड़ता है, राय नहीं करना पड़ता है, सीधा पास करवा सकते हैं। और इस तरह का जो सरकार है वो कहाँ है, उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं कि चीन में, उत्तर कोरिया और क्यूबा, ये सब जो देश है यहाँ पर इस तरह का व्यवस्था चलता है, ठीक है, एक दलीय व्यवस्था। चीन में भी एक दलीय व्यवस्था है, वहाँ पर जो एक बार जो राष्ट्रपति वही राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर और कोई व्यवस्था नहीं, जो भी राष्ट्रपति बनेगा वही दल से बनेगा। फिर आगे देख लेते हैं इसके सकारात्मक पक्ष को। ये जो एक दलीय व्यवस्था है इसके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो इसमें जो सकारात्मक पक्ष है वो है स्थिर और मजबूत सरकार, और दूसरा है नीतियों को लागू करने में कोई बाधा नहीं। तो ये आपका सकारात्मक पक्ष हो गया कि एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग पार्टी रहेगा, सरकार रहेगा, और दूसरा जो नीति को लागू करने में कोई बाधा नहीं आएगा। और नकारात्मक पक्ष क्या है इसमें, तो लोकतंत्र में कमी, लोकतंत्र की कमी आएगी, मतलब लोग जो खुल के अपना काम नहीं कर सकेंगे, उनके पास जो मौलिक अधिकार होता है उनमें कमी रहेगा, तो ये सब चीज़ में कमी होता है, ठीक है। फिर अगला लिखा है कि सत्ता के दुरुपयोग की संभावना, और किसी एक दल के पास अगर पावर रहेगा तो वो सत्ता का, ताकत का जो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, तो ये एक नकारात्मक पक्ष में देखा जाता है। फिर आगे लिखा है कि जनता की आवाज़ दब सकती है, और जनता का आवाज़ दब सकता है, वो जिस तरह से वो काम करवाना चाहेंगे वैसा हो सकता है कि सरकार उसका बात ना सुने और वैसा ना हो, तो ये एक नकारात्मक पक्ष है। आगे देखते हैं, आगे द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था में क्या है कि इस प्रणाली में मुख्यतः दो राजनीतिक दल होते हैं जो सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक दल सत्ता में होता है और दूसरा विपक्ष में। ये जो द्विदलीय व्यवस्था है इसमें क्या होता है कि दो दल होते हैं, और एक होता है पावर में और एक होता है विपक्ष में, ठीक है। और जो एक दल सत्ता में होता है वो दूसरा का विपक्ष में होता है, ठीक है। और दोनों जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है चुनाव के समय जीतने के लिए। इसकी जो विशेषताएं हैं द्विदलीय की उसको समझते हैं। इसमें जो है लिखा है कि स्पष्ट बहुमत वाली सरकार, मतलब दो दल रहेगा, जिसको बहुमत मिलेगा, जिसको वोट मिलेगा उसका सरकार होगा। आगे लिखा है कि विपक्ष का मजबूत रोल, और विपक्ष का क्या होता है कि मजबूत रोल होता है, कोई भी अगर जिसका अभी शासन है, जिसका सरकार है, अगर कोई वो बिल पास करना चाहेगा तो उसको विपक्ष से राय लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, और विपक्ष जो उस पर दबाव डालेगा। तो क्या है कि विपक्ष का मजबूत रोल रहता है इसमें द्विदलीय व्यवस्था में। और तीसरा आपका है सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन, और सत्ता और विपक्ष के बीच क्या है कि संतुलन बना रहता है, जिससे कि कोई भी काम होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। इसमें जो उदाहरण होगा द्विदलीय व्यवस्था में वो क्या रहेगा किसी देश में, तो ये आपका अमेरिका में और ब्रिटेन में देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी देश को अगर लेना चाहे तो ये आपका अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका में दो पार्टी है, एक रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी, और आपका जो ब्रिटेन में पार्टी है वो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। दो पार्टी ब्रिटेन में, दो पार्टी अमेरिका में, ठीक है। तो ये आपका द्विदलीय व्यवस्था का उदाहरण हो गया। आगे देखते हैं इसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष को। इसमें जो सकारात्मक पक्ष है वो क्या हो सकता है कि सरकार स्थिर रहती है। इसमें भी जो सरकार है वो स्थिर रहती है क्योंकि दो ही दल होता है। सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया आसान होती है, और सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया जो आसान होती है क्योंकि दो दल है तो कोई एक जीतेगा ही जीतेगा। फिर तीसरा है कि जनता को विकल्प मिलता है। जहाँ पर एक दलीय व्यवस्था में क्या होता था कि ना चाहते हुए भी शासन और सरकार उसी का होता था, यहाँ जो दलीय व्यवस्था है इसमें क्या है कि जनता को विकल्प मिलता है कि अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रहा तो दूसरे को वोट कर सकता है। इसमें जो नकारात्मक पक्ष वो क्या है, तो नकारात्मक पक्ष है तीसरे दलों को अवसर नहीं मिलता, और दोनों प्रमुख दलों में मिलीभगत की संभावना। इसमें जो नकारात्मक पक्ष है कि जो दो दल है, पहले से जो दो दल बन चुका है, कंजर्वेटिव या फिर इसमें जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, तो जो दो दल बन चुका है उसके बाद तीसरा दल नहीं आ सकता है।
ये लिखा है कि तीसरों दलों की अवसर नहीं मिलता, मतलब तीसरा कोई भी दल आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले वहां पर खड़ा नहीं हो सकते। दो ही दल है, दो ही दल में से आपको किसी एक पार्टी में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये एक नकारात्मक पक्ष। और दूसरा क्या है कि दोनों प्रमुख दलों में मिलीभगत की संभावना, और दोनों दल क्या कर सकता है कि मिलके और कोई भी काम कर सकता है, देश के विरुद्ध भी काम कर सकता है। तो ये एक नकारात्मक पक्ष इसका होता है। तीसरा देख लेते हैं बहुदलीय व्यवस्था को। लिखा है कि इस व्यवस्था में कई राजनीतिक दल होते हैं जो सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कोई भी दल अकेले बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता, जिससे गठबंधन सरकारें बनती है। इस व्यवस्था में जो बहुदलीय व्यवस्था है, इसमें क्या होता है कि कई सारे दल होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि कोई भी दल अकेले बहुमत अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसमें दो या फिर दो से अधिक पार्टी मिलकर क्या करता है, गठबंधन का सरकार बनाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, तो कई दलों के बीच प्रतिस्पर्धा है, मतलब एक से ज़्यादा दल इसमें होते हैं, पार्टी होती है और उनके बीच कंपटीशन होता है। उसके बाद है कि गठबंधन सरकार का निर्माण। उसके बाद है कि गठबंधन सरकार का निर्माण होता है अगर कोई एक पार्टी सही से वोट नहीं ला सका तो वो दो पार्टी को मिलके गठबंधन करके सरकार को बना सकता है। फिर आगे लिखा है कि विविधताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है, ठीक है, विविधताओं को ध्यान में रख के इसमें निर्णय को लिया जाता है। अगर इसका उदाहरण देखना चाहेंगे तो इस तरह का जो है किस देश में होता है, तो इस तरह का भारत में, इटली में और इजराइल में देखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा है कि यहाँ कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं। भारत में जैसे कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गया, राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, आपका हो गया आम आदमी पार्टी, और हम लोग का जो क्षेत्रीय पार्टी है कुछ तो वो हो गया, ठीक है। और फिर इसी तरह का जो है इटली और इजराइल में देखा जाता है। इन देशों में भी बहुदलीय व्यवस्था पाया जाता है, ठीक है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को देख लेते हैं। इसमें जो सकारात्मक पक्ष है कि लोकतंत्र में विविधता का प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र में जो विविधता का ही प्रतिनिधित्व किया जाता है, इसमें एक सकारात्मक पक्ष है। फिर जनता के पास अधिक विकल्प, और जनता के पास क्या है, कई सारी पार्टियां हैं तो उसके पास अधिक विकल्प भी है। क्षेत्रीय दलों को भी मौका मिलता है, और जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको भी इसमें मौका मिलता है आने का, चुनाव में खड़े होने का, चुनाव लड़ने का। इसमें जो नकारात्मक पक्ष है उसका बात करें तो सरकार अक्सर अस्थिर रहती है। सरकार जो अक्सर अस्थिर रहता है, क्योंकि बहुत सारा पार्टी है, तो कभी ये चुनाव जीतेगा, कभी दूसरा पार्टी जीतेगा, कभी दूसरा पार्टी जीतेगा, तो सरकार जो वो अस्थिर रहता है, स्टेबल नहीं रह पाता। फिर इसमें जो दूसरा पार्टी है, नीतियां बनाने में समय लगता है, और नीति को बनाने में समय लगता है क्योंकि अगर कोई भी बिल संसद में या फिर विधानसभा में पास किया जाएगा तो उससे क्या है कि विपक्ष उसमें रुकावट डालेगा, और उसमें जो नीति बनाने में क्या होगा, समय लगेगा। और तीसरा जो है, गठबंधन की राजनीति के कारण समझौते होते हैं, और गठबंधन की राजनीति के कारण क्या होता है, एक समझौता होता है, ठीक है। अगर कोई पार्टी, मान लेते हैं कि चार पार्टी है, चार पार्टी में कोई दो पार्टी अच्छा वोट किया है, इन लोग का अगर नहीं हुआ है तो अगर ये चाहे और ये चाहे गठबंधन करके सरकार बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जिसके पास ज़्यादा वोट है तो उसका कहना मानना पड़ेगा, ठीक है। जो दो पार्टी मिलकर गठबंधन कर रहा है तो जिसके पास ज़्यादा वोट रहेगा उसका कहना मानना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि समझौता होता है, ठीक है। वही लिखा है कि गठबंधन की राजनीति के कारण समझौते होते हैं, ठीक है। तो ये आपका दलीय व्यवस्था या फिर प्रणाली का अर्थ और इसके प्रकारों का वर्णन करें, ये क्वेश्चन था, उसका आंसर था ये, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिखा है कि दलीय व्यवस्था किसी भी देश के लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जनता को उनकी पसंद की सरकार चुनने का अवसर देती है। एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्थाएं अलग अलग देशों में उनकी राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर विकसित होती हैं। भारत की बहुदलीय व्यवस्था विविधता के एकता की भावना को बनाए रखने में मदद करती है, लेकिन इसे अधिक स्थिर और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि अभी भी इसको अधिक स्थिर और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। तो ये आपका एक पॉलिटिकल साइंस मेजर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह का 2-3 क्वेश्चन अभी और लाने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।